आगे चलकर खित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, खित्ते पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली इट इज टू अर्ली, क्योंकि इसी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये अब सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर लेबनान के कैपिटल बैरूत पर भी इसी तरह से इसराइल ने हमले किए, जो गोलान हाइट्स पर जो एक रॉकेट हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी ऑफ कोर्स किसी ने कबूल नहीं की। और उसके बाद फिर ईरान की सरजमीन के ऊपर हमास के सीनियर और उनके जो पॉलिटिकल चीफ हैं, उनकी जो असैसिनेशन है, यकीनी तौर पर इन खदशात को ये मजीद तकवीत देता है कि शायद ये जो जंग है अब बाकी खित्ते को भी अपनी लपेट में ले ले। लेकिन उसका दूसरा एंगल ये भी है, क्योंकि जो हार्ड लाइन इजरायली गवर्नमेंट है, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर भी बहुत अरसे से ये दबाव है कि 7 माह की गजा के अंदर जो बर्बरियत के बावजूद वो हमास को डिस्ट्रॉय करने में कम्प्लीटली नाकाम रहे हैं। तो एक असेसमेंट ये भी है कि शायद ये जो असैसिनेशन है इस्माइल हानिया की, उसको वो एक प्रेजेंट करके कि उन्होंने जो अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर लिया है, तो शायद वो सीज फायर की तरफ बढ़े। क्योंकि ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि इसराइल जितना मर्जी अपने आप को शो करे, 7 महीने से वहां पर जो गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जो इंगेज हैं, तो उनकी जो फोर्सेज हैं वो भी वो बड़ी फटीग हो गई हैं। तो इसलिए आई थिंक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इसका क्या आगे चीजें इवॉल्व होती हैं, एंड इम्पोर्टेंटली कि ईरान किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि ईरान की सरजमीन के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। माजी में भी जो इसराइल ने इस तरह की कार्रवाइयां की थी, 2021 में उनके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको उन्होंने असैसिनेट किया था इसराइल ने। और दूसरा जो लार्जर क्वेश्चन है कि अगर इसराइल का ख्याल है कि इस तरीके से हमास जो है वो खत्म हो जाएगी, तो ये ऑफ कोर्स उनकी खाम ख्याली है। 2004 में इसी तरह से शेख यासीन अहमद, जो हमास के स्पिरिचुअल लीडर और फाउंडर थे, उनको भी इसी तरीके से असैसिनेट किया था। लेकिन आज तक हमास जो है वो खत्म नहीं हुई। तो इवन इस्माइल हानिया की इस असैसिनेशन के बाद भी हमास खत्म नहीं होगी। अच्छा, तो कामरान साहब, जिस तरह से ये अटैक था, अभी आपने भी बात की कि ईरान में एक शख्सियत को इस तरीके से निशाना बनाया गया, तो क्या इससे इजराइल ये मैसेज देना चाहता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और उनका बहुत कॉन्फिडेंस है, वो जहाँ चाहे, जिसको चाहे, जिस तरीके से भी असैसिनेट कर सकते हैं? ये इजराइल ने वादे किया हुआ है कि वो हमास की जो क़यादत है वो फलस्तीन के अंदर या फलस्तीन से बाहर जहां भी होंगे वो उनको निशाना बनाएंगे। और ये बात भी अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका की और बाकी मगरबी ताकतों की जिस तरीके से हिमायत हासिल है, तो वो ऑफ कोर्स इस तरह की असैसिनेशन, जैसे मैंने कहा कि माजी में भी करते रहे हैं। 2021 में भी उन्होंने जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, उनको इसी तरीके से बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से असैसिनेट किया, और अब इस्माइल हानिया को भी इस तरीके से उन्होंने असैसिनेट किया। तो और फिर उनकी जो पॉलिसी है, क्योंकि अभी तक जो इजराइल की मिलिट्री है या इजराइल की हुकूमत है, उनकी तरफ से खामोशी है। उन्होंने कहा कि हम ये जो फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। और ये एक टिपिकल इजराइल का वो तरीकाकार है, जब इस तरह की वो मिस्टीरियस असैसिनेशंस करते हैं तो आमतौर पर उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, बट एवरीबॉडी नोज के उसके पीछे कौन है। तो यकीनी तौर पर आई थिंक इस पर किसी ने कमेंट, किसी मिडिल ईस्ट के कमेंटेटर ने कमेंट किया, मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था, जो बेहतरीन उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है दुनिया में अब वो रोक स्टेट बन गई है, उसको उन्होंने तशबीह दी कि उस पागल कुत्ते की तरह के जिसके गले में चेन नहीं है। उन्होंने तो ये बहुत उन्होंने बेहतरीन डिस्क्रिप्शन दी है। तो एग्जैक्टली इस वक्त यही सूरत हाल है इसराइल की, कि दुनिया में जहां भी उसका दिल करता है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करता है, और लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, हाउ टू टेक द स्टेटमेंट्स? कल ईरानी प्रेसिडेंट ने जब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया, वस्ती गजा में 20 आते हुई और फिर बैरूत पे भी हमला हुआ, तो उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा कि इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये सेम स्टेटमेंट एज ऑफन हम देखते हैं कि जो हमास है उसकी तरफ से आती हैं, लेकिन हमास जाहिर बात है बतौर एक मुल्क या एक सरबराह मुल्क की तौर पर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ईरानियन सदर ने कल ये स्टेटमेंट दी। फिर दूसरी जानिब जो टर्किश प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने अपने ट्रूप्स को सेंड करने की बात की। इस पर इजराइल ने कहा कि तुर्की को नेटो से निकाल देना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने इस इक़दाम को कंडेम करते या उसके ऊपर फर्दर उसको एक्सप्लेन करते। उन्होंने वापस एक क्रॉस स्टेटमेंट टर्की के ऊपर दी, जो कि ओब्वियसली बहुत बड़ी माइट है मिलिट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें। तो इसका मतलब ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर भी एक तो ईरान कतई तौर पर तैयार नहीं था इस सूरत हाल को निपटने के लिए, सीइंग द हाईएस्ट वैल्यू टारगेट उनकी अपनी सरजमीन पे मौजूद था, और दूसरी जानिब इस सारे प्रेशर के बावजूद इजराइल अपना होमवर्क कंप्लीट किए बैठा था कि उन्होंने एक और बहुत बड़ा इकदाम करना है, और वो कर दिया उन्होंने। कामरान एग्जैक्टली, आई थिंक जहां तक ईरान की ताल्लुक है, ये बहुत से सवालात जिनका उनको जवाब देना है। एवरीबडी नोज के इस्माइल हानिया या जो हमास की क़यादत है वो हिट लिस्ट पर है इजराइल के, और ईरान में जैसे माजी के अंदर भी मैंने कहा कि इजराइल इस तरह की असैसिनेशन करता रहा है। तो ये अब देखने वाली बात है कि क्योंकि एग्जैक्ट जो सर्कमस्टांसेस हैं, कहा यही जा रहा है कि वो अपनी रेजिडेंस में मौजूद थे जहां पर उनको प्रिसीजन के साथ टारगेट किया गया है। ये टारगेट कैसे हुआ है, और जो आपके बाकी मेहमान भी कह रहे थे कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर डेफिनेटली है ईरान का, क्योंकि इस तरह का, और वैसे भी जब इस तरह की इवेंट्स होते हैं, इनॉग्रेशन है, हाई लेवल डेलीगेशंस आपके मुल्क में आए हों, तो सिक्योरिटी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। एक तो इसका ये एलिमेंट है कि इसको देखना पड़ेगा। दूसरा, ईरान किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो नए सदर मुंतखब हुए हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये रिफॉर्मिस्ट है, और इन्होंने जो अपनी तरजीहात का तयन भी किया है वो यही कहा है कि वो मगरब के साथ, बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं, और वो सीज फायर के हामी भी थे। लेकिन अब इस हमले के बाद, इस असैसिनेशन के बाद, क्योंकि हमें ये भी समझने वाली बात है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके पास है, तो ईरान किसी न किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा, बट वो रिएक्शन किस नौयत का होगा, क्या उससे फर्दर जो है वो एस्केलेशन होगी, देखने वाली बात। जी, ये बिल्कुल आपका अहम नुक्ता है, और हमारे सभी तज्जियाकार आप समेत इस बात से मुत्तफिक थे। लेकिन इसमें मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूं कि इसमें टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है इस रिस्पांस के लिए, जिसका तस्करा आप सभी तज्जियाकार कर रहे हैं कि ये रिस्पांस देखना होगा कि वो क्या आता है। रिस्पांस के साथ साथ वो वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि कितने वक्त के अंदर इसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? आई थिंक इसमें दो तरह की, अगर आप ईरान के रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो ईरान का तरीका कार रहा है वो तो मसलन जो सबसे कहते हैं कि जो हमास और जो हिजबुल्लाह है कि उसको ईरान मटेरियली भी अदरवाइज भी बैक करता है, और ये हकीकत भी है। एक तरीका तो यही है कि यही जो दोनों ग्रुप हैं इनके जरिए इनको आर्म करके निशाना बनाया जाए इजराइल को, और दूसरा ये है कि बरह रास्त अगर कोई वो कार्रवाई करते हैं, जो इट सीम्स अनलाइकली जो अभी जो सिचुएशन है, और माजी में हमने देखा जो डोमेस्टिस में ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था इजराइल ने, उसके जवाब में हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में रॉकेट्स और मिसाइल वगैरह भेजे थे, जिनको इजराइल ने दावा किया तो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, बट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बरह रास्त ईरान और इजराइल के दरमियान जंग का जो है वो खदशा पैदा हुआ, और उसके बाद इजराइल ने बड़ा एक सरसरी से ही एक रिस्पॉन्स दिया था। तो ईरान के लिए भी आई थिंक चॉइसेस जो है वो बड़ी मुश्किल हैं कि क्या वो, और इजराइल के लिए जिस तरह से हैं, एक तरफ इजराइल भी जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो पोस्टरिंग जरूर कर रहे हैं, बट उनको भी पता है कि अगर इसका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है पूरे खिते के अंदर, मशरक़ वस्ता में उनके लिए मजीद नफरत बढ़ती है, तो एक हमास की जगह कई और हमास जैसी तंजीमें जो जन्म लेंगी और उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो और उसमें फिर जो तीसरा फैक्टर है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि इंटरनेशनल प्लेयर की ये जंग जो है ये तवील भी हो और इसका दायरा कार बढ़े, जिसमें ना चाहते हुए भी जो बाकी ममालिक हैं जो अभी तक बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए उनको इन्वॉल्व होना पड़े। तो सिचुएशन जो है इस वक्त आई थिंक एक डेलिकेट है बहुत ज्यादा। सही है। अच्छा कामरान यूसुफ साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से भी आपने कहा कि हमास की जो क़यादत है और स्पेशली इस्माइल हनिया जो है वो हिट लिस्ट पर थे इजराइल की, तो इस सारी सिचुएशन में या फिर कह लें इतने क्रूशल टाइम में जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी, जो हलफ बर्दारी में तकरीब में शिरकत के लिए वो गए, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होंगे, यानी क्या स्ट्रेटजी होगी जिसका लॉस तो ये यकीनन बहुत बड़ा है। हमें इस्माइल हनिया की शहादत उसके बदले में हुई है, लेकिन क्या लगता है इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और क्या स्ट्रेटजी रही होगी? देखिए, जो इस्माइल हानिया है वो पॉलिटिकल चीफ थे हमास के, और
वो बेशतर हिस्सा उनका जिंदगी का गजा से बाहर ही गुजरा है। हालांकि ये खुद एक रेफ्यूजी थे जो जिस पर इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, वहां से ये गजा में आए, गजा के बाद ये, और ज्यादातर ये दोहा में बेस कर रहे थे और ठीक है। पॉलिटिकल चीफ थे, तो इनकी पब्लिक अपीयरेंस हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं छुपे हुए बैठे रहे या इनकी जो तस्वीर हैं या इमेजेस हैं, इवन ठीक है। पाकिस्तान के आई बिलीव जो कई लीडर्स थे, मौलाना फजलुर रहमान आई बिलीव दोहा में कामरान